हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप जानते हो हमारे सेशन और सीरीज के बारे में यूट्यूब पर अगर बात करें तो 11th रेगुलर की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यूअस सीरीज में चल रही है। 12th रेगुलर की क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है और 11 12 के बाद अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट हो या जेडबलई मेंस हो या एमयू बीटेक हो, किसी भी स्ट्रीम का एंट्रेंस हो, पीसीएम या पीसीबी, तो इस प्लेटफॉर्म पर आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्रिपरेशन होने वाली है। अगर मैं बात करूं क्लासेस की टाइमिंग का, तो 11th की रोज आपको मैथ्स की वीडियो मिलती है और 12th की रोज आपको एक मैथ्स की वीडियो मिलती है चैनल पर, जिसका कोई कॉस्ट कोई चार्ज नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसमें कोई कमी है, पूरा सिलेबस पूरा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है, जो 11th रेगुलर वाले स्टूडेंट है वो 10th से पास आउट हुए, और जब कोई बच्चा 10th से पास आउट होकर 11th में आता है, तो अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट्स की जो कि मैथ है, मैथ में 10th की मैथ्स में और 11th की मैथ्स में देयर इज अ ह्यूज गैप, बहुत बड़ा फर्क है। उस गैप को कैसे फिल करा जाए, आपकी फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए, क्योंकि वी बिलीव ऑन फाउंडेशन सो वी वर्क ऑन फाउंडेशन। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आप बिल्डिंग तैयार कर सकते हो, उसके ऊपर उतनी ही मजबूत बिल्डिंग आप बना सकते हो। और अगर आप 12th रेगुलर में हो, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा 12th के लिए भी रोज चैनल पर क्लास अपलोड होती है, जिसको देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और 12th बोर्ड्स को टारगेट कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, अगर आप 11 12 कर चुके हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट हो या वो जेडबलई मेंस हो या वो एमयू बीटेक हो, तो उसके लिए भी ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद आप चाहते हो कि आपका मुझसे लाइव इंटरेक्शन हो या फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और प्रोवाइड कराए जाए, पीपीटी में, डीपीटी की फॉर्म में या पीपीटी की फॉर्म में लाइव इंटरेक्शन चाहते हो, डाउट सॉल्विंग क्लास चाहते हो, तो फिर आप हमारे पेड कोर्सेज भी ले सकते हो जो अवेलेबल है दोनों मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो ये कोर्स भी, ये सीरीज, ये सेशन भी आपके लिए पूरा पैकेज है, अब फुल पैकेज, धमाका पैकेज। तो अगर मैं बात करूं 12th की, तो 12th हमने अभी एक हफ्ता पहले ही स्टार्ट किया है, और जिसमें मैंने आपको मैट्रिसेस चैप्टर से स्टार्ट किया था और मैंने मैट्रिसेस डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। पूरा चैप्टर मैट्रिसेस डिटेल में मैं आपको कवर करा चुका हूं, जिसको देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा 12th बोर्ड्स के लिए, इवन एमयू बीटेक के लिए भी। ओके, और अब हम सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं जो मैट्रिसेस से कहीं ना कहीं लिंक है, जिसकी बात कहीं ना कहीं हम मैट्रिसेस में भी कर चुके हैं। छोटा चैप्टर है, दैट इज डिटरमिनेंट। आज हम डिटरमिनेंट देखने वाले हैं। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद डिटरमिनेंट और उसकी प्रॉपर्टीज और किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में या जेडबलई मेंस में आते हैं, ये क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से आने वाली है। तो इसी के साथ साथ मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। पढ़ाते हुए लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मेरे बारे में जानने के लिए आप मुझे सर्च कर सकते हो गूगल पे और यूट्यूब पर एज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी ये कि मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मैं चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ, एसोसिएट मेंबर भी हूँ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। तो बेटा ये बात थी मेरे बारे में। अब आ जाते हैं टॉपिक पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की। आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डिटरमिनेंट। थोड़ा डिस्कशन मैं आपके साथ मैट्रिसेस में भी इसका कर चुका हूं। डिटरमिनेंट क्या है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। अ डिटरमिनेंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स। अ डिटरमिनेंट is the representation of the numbers, representation of the numbers, numbers का representation है that has the unique value, that has the unique value। और जब आप किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो यूनिक आती है, ठीक है, दैट हैज अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। और क्या है बच्चा कि फॉर अ डिटरमिनेंट द नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट के लिए, फॉर डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि कोई भी आपकी मैट्रिक्स जैसी फॉर्म है उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लोगे। डिटरमिनेंट की अपने आप में एक कंडीशन है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके बराबर होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता हूं इस सिंबल से। ठीक है, जैसे अगर मैं एक डिटरमिनेंट लेता हूं ए, तो वो हो जाएगा 2 3 1 2। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। और अगर मैं बात करूं इसकी, ये मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है 1 4 3 0 1 2 3 4 और 7। ये भी डिटरमिनेंट है, लेकिन ये डिटरमिनेंट 3/3 का है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो डिटरमिनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। अब 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको मैट्रिक्स में बता चुका हूं। 3/3 का कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैट्रिक्स में बता चुका हूं। लेकिन क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर से मैं बताता हूं कि हाउ टू सॉल्व अ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब हमारे सामने सवाल यह है हाउ टू सॉल्व अ डिटरमिनेंट। बट उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चा। ठीक है, अब सवाल यह है कि हाउ टू सॉल्व अ डिटरमिनेंट। तो पहले डिटरमिनेंट देखते हैं 2/2 का। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, 2/2 का डिटरमिनेंट देखते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। लेट अस से कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है और a1 a2 और b1 b2 ये इसके एलिमेंट्स है। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है। अब अगर डिटरमिनेंट 2/2 का है तो सॉल्व करना बेहद आसान है। आपको सिर्फ इतना करना है 2/2 के लिए एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। a1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा b2 से, दैट इज a1 इंटू b2, साइन बीच में माइनस का आएगा, और b1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 से, a2 b1। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ये आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए तरीका है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेकर के चलूं तो लेट अस से कि मैंने एक डिटरमिनेंट लिया दैट इज 4 5 3 और 2। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है। मैंने बोला इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 8 माइनस 5 3 15। डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट। तो ऐसे हम 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब देखते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज नोट इट डाउन। या इस पे एक क्वेश्चन करा दूं, चलो पहले 3/3 का देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। चलो तो पहले मुझे एक डिटरमिनेंट देता हूं, उसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको एक डिटरमिनेंट दे रहा हूं दैट इज cos q sin q, cos q sin q, ओके, माइनस sin q cos q, माइनस sin q cos q। एक तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये तो बेहद ही आसान हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से कर लोगे भाई। अभी अभी सीखा cos q इंटू cos q, ये हो जाएगा cos स्क्वायर q, माइनस sin q इंटू माइनस sin q, ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर q। ठीक है, अब cos स्क्वायर q माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर q, तो sin स्क्वायर q प्लस cos स्क्वायर q इज इक्वल्स टू 1। ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है। ठीक है, अब देखो एक बहुत अच्छा सवाल इस पे दिखाता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है।
जहां पर ए बी सी डी ये चारों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ओके, और आई का मतलब है आयोटा। ओहो, कॉम्प्लेक्स नंबर याद आ रहा है, ओके। क्वेश्चन इज कि आपको दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट दैट इज दिस ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी, ओके, और ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 0, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 0। देखो बहुत अच्छा सवाल है, एबीसीडी की वैल्यू आपको बतानी है और एबीसीडी हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और आई जो है वो आयोटा है। तो लेट अस सॉल्व। अभी अभी सीखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं, यानी बच्चे इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म से करोगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लगेगा ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ओके, और इस टर्म का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये माइनस जो है दैट इज द वो हमारा डिटरमिनेंट के फॉर्मूले में आता ही है, ठीक है। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर आ जाते हैं माइनस, ये हो गया माइनस सी इंटू सी, माइनस का सी स्क्वायर, माइनस सी आयोटा डी प्लस सी इंटू आयोटा डी, और आयोटा डी इंटू आयोटा डी प्लस आयोटा, आयोटा डी का होल स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते होंगे कि द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1। रिकॉल कर पा रहे हो, क्लास 11th में पढ़ के आए हो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आयोटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1 पड़ी है और आयोटा स्क्वायर इज -1, ओके। तो आयोटा स्क्वायर -1 यहां पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये माइनस का सी आयोटा डी और प्लस का सी आयोटा डी हो जाएगा कैंसिल आउट, ओके। आयोटा स्क्वायर ये हो गया माइनस सी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1 यानी माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस माइनस की वजह से प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 0 है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। क्लास 11 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है, दैट इज आयोटा की वैल्यू, आयोटा क्या होता है और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। प्लीज पॉज द वीडियो बच्चा, नोट इट डाउन। चलो अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। अब वक्त है देखने का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं काम करता हूं एग्जांपल ले लेता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये है हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं 246 246 123 246 123 012 012, ठीक है। अब देखो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, डेट इज कुछ भी मान लो, कुरकुरे ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है, कुरकुरे ट्रिक। ये कुरकुरे ट्रिक बोल लो या जो भी बोल लो, बस ऐसी है, किसी किताब का नहीं है, बल्कि आपको याद रखने के लिए बस ऐसे नाम दे दिया मैंने कुरकुरा, ठीक है। चलो आपको जो है वो ये साइन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये याद रखो किसी भी 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ जाए कोई भी, यू हैव टू रिमेंबर दिस कुरकुरे ट्रिक कि पहली वाली जो रो है दैट इज प्लस माइनस प्लस, दूसरी वाली जो रो है दैट इज माइनस प्लस माइनस, और तीसरी वाली जो रो है फिर से प्लस माइनस प्लस। इस कुरकुरे ट्रिक को याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है,
आप 3/3 डिटरमिनेंट में किसी भी रो को जो आपकी मर्जी है उसको एलिमिनेट कर सकते हो, किसी भी रो को एलिमिनेट करो आंसर सेम आएगा, है ना, या किसी भी कॉलम को एलिमिनेट करो आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो मैं इसको निकाल रहा हूं बाई फर्स्ट रो, पहली वाली रो को एलिमिनेट करके, ठीक है, बाई फर्स्ट रो। अब देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, डिटरमिनेंट पहली वाली रो को। अब पहली वाली रो में ये एलिमेंट है मेरे 2, 4 और 6, ठीक है, साइन याद रखेंगे प्लस माइनस प्लस, दिस इज प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 लोगे तो ये कॉलम हाइड करोगे और ये रो हाइड, ये रो तो चली गई, ये कॉलम हाइड करोगे, ठीक है, जो बचे उसको 2/2 की तरह सॉल्व करोगे, जैसे 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक है, आगे बढ़े, माइनस साइन है, माइनस ये वाला एलिमेंट लोगे 4, ये गया और ये गया, यानी फर्स्ट तो हाइड करोगे, इसको भी हाइड करोगे, ये बचा 2 1 जा 2, माइनस 3 इंटू 0 इज 0, नेक्स्ट है 6, प्लस 6 लोगे, ये ट्रिक समझ में आ रही है ना, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, 6 वाले में ये गया और ये गया, 1 1 जा 1 और 2 इंटू 0 इज 0। देखो जरा आंसर कितना आ रहा है, 4 माइनस 3 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस 0 इज 0, 0 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 6 प्लस 6, ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, ओ 4 माइनस 3 इज 1, 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 0 इज 2, हाँ गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, 4 माइनस 3 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस 0 इज 2 और 4 2 जा 8, माइनस 8 आएगा, है ना, 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू 6 6, तो 6 और 2 8, 8 माइनस 8 0, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बाई फर्स्ट कॉलम करके दिखाना, बाई फर्स्ट कॉलम, देखो तब भी आंसर यही आएगा, बाई फर्स्ट कॉलम का मतलब इसको बोल रहा है इस बार, ठीक है, तो इसको देखो ये पहला कॉलम है, दैट इज प्लस माइनस प्लस, साइन याद रखेंगे प्लस माइनस प्लस, तो 2 को उठाया दैट इज +2, ठीक है, आगे आ जाओ, अब कॉलम है तो ये गया और ये गया, ठीक है, दिस इज 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, अब कॉलम है माइनस, माइनस का 1 दैट इज माइनस का 1, माइनस का 1 ले लिया तो ये गया और ये बीच वाला गया, ठीक है, ये गया और ये बीच वाला गया, तो 4 2 जा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 प्लस, प्लस का 0, प्लस का 0, 0 लोगे तो ये गया और ये गया, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, चेक करो कितना आ रहा है, 4 माइनस 3 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज 2, 2 इंटू माइनस 2, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए 0, 2 माइनस 2 इज 0, देखो इसका आंसर भी 0 आ गया, इसका आंसर भी 0 आ गया। अब देखो एक चीज और दिखाता हूं, मान लो तुम कर रहे हो बाई सेकंड रो, सेकंड रो से कर रहे हो, ठीक है, सेकंड रो से करते हैं तब भी आंसर हमारा यही आना है, कैसे, सेकंड रो हमारी ये है ब्लू वाली, ठीक है, तो मैं 1 को उठा रहा हूं और 1 जो है वो माइनस का आएगा, माइनस का 1, माइनस का 1, ये गया और ये गया, ठीक है, ये गया और ये गया, ऐसे 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 8 माइनस 6, ठीक है, सेकंड रो है, अब सेकंड वाले एलिमेंट पे आओगे तो प्लस का 2, प्लस का 2, ठीक है, तो ये गया और ये गया, दैट इज 2 2 जा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, थर्ड वाला एलिमेंट माइनस का है, थर्ड वाला एलिमेंट ये 3 लोगे माइनस का, माइनस का 3, ठीक है, ये गया और ये गया, ऐसे और ऐसे, दैट इज 2 1 जा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, चेक करो जरा कितना आ रहा है, 8 माइनस 6 इज 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 आ गया, 4 माइनस 0 इज 4, 4 2 जा 8 प्लस 8 आ गया, 2 माइनस 0 इज 2, 3 2 जा 6 माइनस 6 आ गया, माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 और प्लस 8 0, आंसर कितना है 0। समझाने का मतलब क्या है, कैसे भी 3/3 की वैल्यू निकालो, कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा, बस चाहे आप फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो, चाहे सेकंड रो को, चाहे थर्ड रो को, चाहे फर्स्ट कॉलम को, चाहे सेकंड कॉलम को, चाहे थर्ड कॉलम को, याद क्या रखना है, दिस कुरकुरे ट्रिक, दैट इज प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, लेकिन अक्सर जनरली अच्छा यह रहता है कि आप फर्स्ट, आदत हो जाती है ना, तो मुझे जो आदत है वो फर्स्ट रो को एलिमिनेट करने की है, ऐसे आप कैसे भी कर सकते हो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज पर, ठीक है बच्चे या प्रॉपर्टीज से पहले एक सवाल और कर लेते हैं
चलो क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। सॉल्व सॉल्व करने डिटर्मिनेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओके, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। लेट अस चेक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, ठीक है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे ही मेरे स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, जो ओमेगा है वो क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी है, तो उनके दिमाग में क्लास 11th का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का चमक जाना चाहिए। नहीं चमक रहा तो वीडियो में देख लो, प्लेलिस्ट में चले जाओ, क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी के नाम से मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां देख लो। और जिन्हें चमक गया है तो हल्का सा रिवीजन दे दूं, हल्का सा रिवीजन दे दूं कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, इसका मतलब दो प्रॉपर्टी आ गई होंगी। एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी चमक जानी चाहिए। 11th का कॉन्सेप्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आओ, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूं बाई एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो, पहली वाली रो से कर रहा हूं, ठीक है, पहली वाली रो से कर रहा हूं। तो पहली वाली रो का याद होगा प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। चलो तो इसको लेट अस से ए मान लूं, उसको ए मान लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू +1, इससे कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है, इसको कर रहा हूं +1 और ये गया और ये गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ठीक है, माइनस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा, ये वाली रो हाइड करोगे, ये वाला कॉलम हाइड करोगे, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये गया और ये गया, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ठीक है। चलो देखो जरा क्या रहा है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ही रहा, ये माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस का ओमेगा इंटू माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा क्यूब हो गया, ठीक है। चलो फिर प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4, यानी ओमेगा की पावर 4 और 2 6, 6 हो गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, एक तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, दूसरी बात ये ओमेगा 4 को तुम कह सकते हो कि ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा है, कह सकते हो ना, ओमेगा की पावर 4 को क्या बोल सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, यानी 1 यहां लगा दोगे ना, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 4 हमारा ओमेगा होता है, ठीक है। अब देखो ओमेगा की पावर 4 हमारा ओमेगा होता है, तो ये ओमेगा की पावर 4 है, मतलब ओमेगा और ये माइनस ओमेगा, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, ठीक है। बचा हमारे पास क्या, इधर बचा ओमेगा क्यूब और इधर बचा ओमेगा की पावर 6। यहां से अगर मैं ओमेगा क्यूब कॉमन ले लेता हूं तो ये अंदर बचेगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब, भाई हाँ या ना, यही बचेगा। अगर मैं ओमेगा क्यूब कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब, 3 और 3 6, सही है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, यानी 1 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, यानी इसका आंसर है दैट इज 0। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करें ये तो ठीक है, लेकिन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11 का कॉन्सेप्ट दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हालांकि ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगी नहीं, वो बात अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लगती है, इस प्रॉपर्टी का खेल हमने कराए। तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो बच्चों एंड नोट इट डाउन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट पे।
देखो अब जरा समझ जाना, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी है टोटल, बल्कि 5-6 ही होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिंग प्रॉपर्टी, ट्रांसपोजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले लिखवा दूं, उसके बाद समझाऊंगा डिटेल में। इसका मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट remains unchanged, remains unchanged on interchanging rows and columns, on interchanging rows and columns, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। इसीलिए आप समझ गए होंगे क्यों ट्रांसपोजिंग प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप उसके रोज और उसके कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो तो। इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस टेक एन एग्जांपल समझने के लिए, कि मान लो मैंने एक डिटरमिनेंट दिया तुम्हें, और ये डिटरमिनेंट मेरा 1 2 3 0 1 2 और 3 3 1, ये मैंने एक डिटरमिनेंट दिया, ठीक है। मैंने बोला इसकी वैल्यू निकालो। अब बच्चों ने इसकी वैल्यू निकाली, अब मैं जल्दी से निकाल लूंगा ना, आप अपने हिसाब से निकाल लो। +1, ये हो गया 1 1 = 1, -3 2 = 6, -2 ये गया और ये गया, डेट इज 0 × 1 0, -3 2 = 6, ओके। और फिर प्लस माइनस प्लस -3 ये गया और ये गया, 0 -3 0 -3, इसकी वैल्यू आई मेरे पास 1 - 6, 1 - 6 इज माइनस का 5 × 1 माइनस का 5, 0 × -6 जैसे माइनस का 6, 6 2 = 12 प्लस का 12, 0 - 3 इज -3 और 0 - 3 इज -3, -3 3 3 = 9, ठीक है। ये हो गया 12 और 9 में से 5 गया 4, 4 5 6, ये आ गया हमारा 16, यानी इसकी वैल्यू आई 16। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, इसी को ट्रांसपोज बोलते थे मैट्रिक्स में, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब ये है कि ये जो मेरा रो कॉलम था, इसको मैं रो बना दे रहा हूं, 1 0 3, ठीक है। दिस इज 2 1 3 एंड दिस इज -3 2 1, -3 2 और 1। अब इसकी वैल्यू निकालोगे ना, तो निकालने की जरूरत नहीं है, 16 ही आंसर आएगा, चेक कर लो। मैं इससे कर रहा हूं, डेट इज +1, ये गया और ये गया, 1 1 = 1, -3 2 = 6, ओके। फिर है आपका माइनस का 0, 0 के साथ कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करा के 0 ही आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। अब देखो ये गया और ये गया, दिस इज 2 2 = 4 और प्लस 3 1 = 3, चेक करो कितना आ रहा है। ये हो गया हमारे पास 1 - 6 -5, ये हो गया -5, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए 0 ही आएगा। ये हो गया 4 5 6 7, 7 3 = 21 प्लस का 21, ठीक है। तो 21 - 5 17 18 19 20 21, डेट इज 16। यहां भी आंसर 16 है और यहां भी आंसर 16 है। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के रोज को कॉलम बना देते हो और कॉलम को रोज बना देते हो, तो डिटरमिनेंट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले रहे हो, उसके रो को कॉलम बना रहे हो और कॉलम को रो बना रहे हो, तो डजंट मैटर इन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। पहले भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 16 आ रही थी और अब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 16 आ रही है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ डिटरमिनेंट। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, लेकिन उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके, तो नोट हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इसी में आगे कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, उस पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रो, if any two row of the determinant, if any two row of the determinant, या कोई भी दो रो या हो सकता है कोई भी दो कॉलम हो, ठीक है, of the determinant is interchanged then the value of the determinant, then the value of the determinant is multiplied by -1, is multiplied by माइनस का 1, ठीक है, is multiplied by माइनस का 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है, एक एग्जांपल से समझेंगे। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, इस प्रॉपर्टी में आपसे क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। अब तक तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 में जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि अगर आप पूरे डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लेते हो, यानी सारी रो, जितनी भी रो थी उन सभी रो को कॉलम बना दिया, या जो भी कॉलम थे उन सबको रो बना दिया, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा था। ये आप देख पा रहे हो, हमने एग्जांपल भी लिया कि रो को कॉलम बनाया, कॉलम करो तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आया। बट दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट बोल रहा है, अगर आप किसी भी कोई भी दो रो ले लो या कोई भी दो कॉलम ले लो, ठीक है, अब तीनों रो की बात नहीं कर रहा या तीनों कॉलम की बात नहीं कर रहा, बोल रहा है कोई भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो या फिर किसी भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हो, तो जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की उसमें -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए, लेट अस टेक डिटरमिनेंट ए और 1 2 3 2 3 4 1 2 1, ठीक है, ये मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है। तो पहले मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 1, दिस इज ये गया और ये गया, दिस इज 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8 माइनस का 2, ये गया और ये गया, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 प्लस का 3 2 2 जा 4 4 माइनस 3 4 माइनस 3, ये आ गया मेरे पास 8 माइनस 3 इज 5 माइनस 5 4 माइनस 2 इज -2 इंटू -2 प्लस 2 2 2 जा 4 4 माइनस 3 इज 1 1 इंटू 3 इज 3, ठीक है, 4 5 6 7 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5 इज 2, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। अब देखो, एक बात का ध्यान रखना, मैंने ऊपर बीच में और लगाया है, यानी या तो कोई भी दो रो को इंटरचेंज करो या कोई भी दो कॉलम को। ऐसा मत कर देना कि रो को उठा के कॉलम बना दिया, कोई भी दो रो की जगह इंटरचेंज, कोई भी दो रो, अगर सिर्फ रो पर हो, अगर कॉलम पर हो तो कोई भी दो कॉलम, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों रो की जगहों को इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं मैं R2 को और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, कोई भी दो रो कर सकता हूं। तो पहली वाली रो पे तो हाथ नहीं लगा रहा, दैट इज 1 2 3, इस 1 2 1 को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा और इस 2 3 4 को नीचे, ठीक है, मैंने ये दो रो इंटरचेंज कर ली। तो देखो, अब जो आंसर आएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे पता है वो 2 जो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट हो रही है उसमें -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अब जो आंसर आएगा वो -2 आने वाला है 101%। लेट अस चेक, 1 4 2 जा 8 3 1 जा 3, ओके, -2 4 1 जा 4 -2 प्लस 3 2 2 जा 4 -3, चेक करो, 8 -3 is 5 5 1 जा 5 4 -2 is 2 2 2 जा 4 4 -3 is 1 1 into 3 3 5 6 7 8, ओ मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कोई गलती तो हुई है, आओ उधर चेक कर लेते हैं। 1, कोई बात नहीं, 1 ये गया, दिस इज 3 1 जा 3 4 2 जा 8, सही है, -2 ये गया और ये गया,
ओके, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, ठीक है, -4, ठीक है, +3 ये गया 2 2 जा 4 -3 4 -3, ठीक है, 8 -3 is 5 -5 सही है, 4 -2 2 2 जा 4 +4, ठीक है, 4 -3 is 1 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सही है। गलती क्या हो गई, तो 1 2 1 मैंने ऊपर करा है, 2 3 4 मैंने नीचे करा है, ठीक है, उसके बाद मैंने +1 लिया, ये गया 4 2 जा 8 8 -3, ठीक है, -2 लिया, ये लिया 4 1 जा 4 4 -2, ठीक है, ओके, -3 लिया, प्लस माइनस प्लस ये लिया, +3 लिया, 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, ये गलती हुई है, 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 ठीक है, चलो +3 लोगे तो ये गया दैट इज 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, ये मैंने गलती से लिख दिया। अब देखो 8 -3 is 5 5 आ गया, 4 -2 is 2 2 2 जा 4, 4 -3 is -1 और -1 into 3 -3, तो 4 5 6 7 यानी 5 -7 और 7 -5 is 2 माइनस का, ठीक है, तो ये देख पा रहे हो मेरी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, आपकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, बट प्रॉपर्टी गलत नहीं हो सकती। अभी मैंने ना यहाँ गलत कर दिया था, 4 -3 लिख दिया तो आंसर कुछ और आ रहा, बट मुझे पता था आंसर आएगा -2 ही, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन चेक करा, प्रॉपर्टी को नहीं, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट है कि किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर लो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर लो, जरूरी नहीं है मैंने ये करा आप भी ये करो, आप इन दोनों को कर लो, तो आपका जो आंसर आएगा वो वही पहले वाला आएगा बट विद माइनस साइन। मान लो इसका आंसर आ रहा होता -3 तो आपका आंसर आता 3, ठीक है, ये चेंज आ जाएगा, ठीक है, आप किसी कॉलम को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, चलो मैं लेकर के बताता हूं, इसी डिटरमिनेंट को ले लेते हैं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बार कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं कॉलम 3 के साथ, ठीक है, कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ, तो ये कॉलम तो मेरा सेम ही है 1 2 1 1 2 1, मैं इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर रहा हूं, तो 3 4 1 इधर शिफ्ट हो गया, 3 4 1 इधर शिफ्ट हो गया और 2 3 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 3 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, चेक करो। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ना, 4 2 जा 8 -3, ठीक है, -3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक है, एंड दिस इज +2, ये क्या गया 2 1 जा 2 -4 1 जा 4, चेक करो कितना आ रहा है, 8 -3 is 5, ये बचा 5, 4 -3 is 1 -3, 4 -2 2 2 जा 4 -4, 4 5 6 7, ये भी कितना आ रहा है -2 है, तो हमारा इसका आंसर कितना आता है 2, 2 में माइनस का मल्टीप्लाई करा -1 का -2, ठीक है, तो किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर लो, किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, जो भी पहले वाली वैल्यू थी डिटरमिनेंट की उसमें -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जस्ट दैट्स इट, ओके, तो दो प्रॉपर्टी हो गई, एक ट्रांसपोज वाली हो गई कि अगर सारी की सारी रो को सारे के सारे कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2, लेट अस मूव ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3, बट उससे पहले प्लीज पॉज इट एंड नोट इट डाउन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, एग्जाम में कभी कभी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहता है लेकिन मना कर देता है कि आपको एक्सपेंडिंग से नहीं करना, यूजिंग द प्रॉपर्टीज से करना है, ठीक है, तो बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, जेडब्ल्यू मेंस में भी कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, बताऊंगा कहां कहां कैसे कैसे, इसीलिए अच्छे से समझ लेना क्या क्या, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या है, इफ इन अ डिटरमिनेंट, इफ इन अ डिटरमिनेंट, इफ इन अ डिटरमिनेंट, अगर किसी डिटरमिनेंट में एनी टू रो आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, any two row, if in a determinant any two row are identical, then the value of the determinant is 0, the value of the determinant, the value of the determinant is 0, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी कोई हद नहीं, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 करने वाली प्रॉपर्टी,
बोल रहा है अगर कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? सेम है। कोई भी दो रो अगर सेम है तो आपको वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आंखें बंद करो और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ओके, क्या है प्रॉपर्टी? एक बार रिपीट कर रहा हूं एग्जांपल देने से पहले। अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट आया और उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो की वैल्यू सेम है, कोई भी दो रोज आइडेंटिकल है, एक सी है, तो इसका मतलब उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ही आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट। लेट अस से मेरे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 3 2 और 1 2 3। तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0 ही आएगा। वजह, मुझे ये रो भी 1 2 3 मिल रही है और ये रो भी 1 2 3 मिल रही है। कोई भी दो रो एक सी अगर है तो आंसर विल बी 0। लेट अस चेक कर लेते हैं। तो मैं ले रहा हूं यहां पर +1 ये गया और ये गया, दिस इज 3 3 9 2 2 4 -2 ये गया और ये गया, 4 3 12 और 2 1 2। ओके, +3 दिस गॉन 4 2 8 3 1 3। ठीक है, तो ये है मेरे पास वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 9 - 4 इज 5, 12 - 2 इज 10, माइनस का 20, 8 - 3 इज 5, 5 3 इज 15, 15 5 20, 20 - 20 इज 0। ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी दो रो अगर सेम मिल रही है आंखें बंद करो आंसर 0। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस डिटरमिनेंट का आंसर देखना कितना हो रहा है? 1 1 4 3 2 1 1 1 4। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, चलो कितना हो रहा है इसका आंसर देखते हैं। डिटरमिनेंट 1 ये गया और ये गया, 4 2 8 -1 1 1। ओके, -3 4 1 4 -4 1 4 +1 1 1 1 4 2 8। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 8 - 1 इज 7, 7 1 7, 4 - 4 इज 0, खत्म। 8 - 1 -7, 7 - 7 इज 0। ओ इसका भी आंसर 0 आ रहा है। क्यों सर इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है? यहां तो कोई भी दो रो आइडेंटिकल नहीं है। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है, इन अ डिटरमिनेंट इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम, यानी कॉलम के लिए भी है, या तो कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाएं, या तो कोई भी दो रो एक सी हो जाए, या फिर कोई भी दो कॉलम 1 1 4 1 1 4 एक से हो जाए, कोई भी दो रो एक सी हो जाए या कोई भी दो कॉलम एक से हो जाए, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आएगा। और अब मुझे पता है कि मेरे बच्चे इसका आंसर बता देंगे फटाक से, 1 ओमेगा ओमेगा की पावर 4 2 3 5 और 1 ओमेगा की पावर 4। इतने गंदे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे सर पहली रो भी 1 + 1 ओमेगा 4, तीसरी रो भी 1 ओमेगा 4, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है? कोई भी डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो रहे तो सॉल्व ही मत करो, आंसर विल बी 0। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 थोड़ा सा समझने वाली प्रॉपर्टी है, हल्की सी ट्विस्टर है। प्रॉपर्टी नंबर 4 थोड़ा सा भी घबराना मत, हल्की सी ट्विस्टर है। ठीक है, हल्की सी ट्विस्टर है, कोई बात नहीं, उसे समझाने के लिए, ट्विस्ट खत्म करने के लिए मैं हूं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है, किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड
can be expressed as the sum of two terms, as the sum of two terms can be expressed as the sum of two terms, then determinant can be expressed, then determinant can be expressed, determinant can be expressed as the sum of determinants, sum of determinants. Then the determinant can be expressed as the sum of the two determinants, as the sum of the two determinants. ठीक है, समझने की कोशिश मत करना, मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से बढ़िया से, ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए. ठीक है, लेट अस से कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, दैट इज 1 प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस वाई और 3 प्लस जेड. ठीक है, एंड दिस इज 4 5 6 एंड दिस इज 1 2 और 3. ठीक है, अभी प्रॉपर्टी मत पढ़ो ना, प्रॉपर्टी की तरफ देखो, मैं समझाता हूं क्लैरिटी के लिए. ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, पहले एक बार इसको पढ़ते हैं. बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम. सबसे जरूरी बात, एनी रो का मतलब है कोई भी एक रो. ठीक है, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम. ठीक है, अगर हर एलिमेंट किसी भी एक रो का आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ टू टर्म, यानी दो टर्म का सम आपको वहां दिख रहा है, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट. ठीक है, मतलब क्या है, समझ में आएगा. देखो, बोल रहा है कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम. तो अगर मैं इसको देखूं तो कोई भी एक कॉलम ये है, कोई भी एक कॉलम ये है, क्योंकि ये जो दो कॉलम है इनकी वैल्यूज तो डायरेक्ट दिख रही है 4 5 6 1 2 3. इस पहले कॉलम की जो वैल्यूज है वो दो टर्म के सम में डिवाइडेड है, 1 प्लस एक्स 2 प्लस वाई 3 प्लस जेड. तो इसको हम लिख सकते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट. मतलब क्या है, ये जो है ना ये टूट जाएगा, यानी 1 2 3 1 2 3, बाकी तो सब सेम. ये 4 5 6 1 2 3 सेम, 4 5 6 1 2 3 सेम, इसकी वैल्यू प्लस, अब सेकंड वाले टर्म थे एक्स वाई जेड और ये सेम 4 5 6 और 1 2 3. इसको ऐसे प्लस करके लिख सकते हो. बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा बता रहा हूं, 4 5 6 और 1 2 3 से कोई मतलब नहीं है. ये 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये जो कॉलम था इसमें टर्म 1 प्लस एक्स करके लिखे हुए, तो मैंने 1 2 3 को अलग डिटरमिनेंट ले लिया, एक्स वाई जेड को अलग डिटरमिनेंट ले लिया. ऐसे आप एज द सम लिख सकते हो. उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी प्रॉपर्टी नंबर 4 में. कैसे अप्लाई करेंगे वो और अच्छा समझ में आएगा क्वेश्चंस में. अभी बस प्रॉपर्टी कनेक्ट होनी, मतलब कनेक्ट करना आनी चाहिए कि हाँ सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. प्रॉपर्टी नंबर 4, आगे बढ़ते हैं फिर. प्रॉपर्टी नंबर 5, लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, फिर क्वेश्चंस पर आ जाएंगे. ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी, if all the elements of any one row or one column is multiplied by a constant k,
then a constant k, then the value of the determinant gets multiplied by k. Then the value of the determinant is multiplied by k, is multiplied by k. ठीक है, देखो सबसे ही आसान प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे पता नहीं क्यों इसको कंफ्यूज कर देते हैं मैट्रिक्स के साथ। पहले मैं मैट्रिक्स में बता दे रहा हूं। मैट्रिक्स हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 1 4 2, ठीक है, अब मैं इस मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट 2 का मल्टीप्लाई करा रहा हूं, जिसको हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला था। तो आंसर जो आएगा ना वो आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आंसर आएगा। ठीक है, यानी ये जो 2 है वो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 2 है वो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको नाम दिया था, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। बट ये मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट है, बात को बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। मैं एक काम ये करता हूं, मैं एक डिटरमिनेंट ले लेता हूं यहां पर, डेट इज 1 2 3 और 1 2 3 4 2 1 0 2 1, ये मैंने डिटरमिनेंट ले लिया। ठीक है, अब मैं पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देता हूं आपके लिए, कितनी आएगी। ये वैल्यू आ रही है आपकी 1, ठीक है, ये गया और ये गया, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस का 2, ये गया ये गया, 4 1 जा 4 0, ठीक है, प्लस का 3, ये गया 4 2 जा 8 माइनस 0, ठीक है, 2 माइनस 2 0 खत्म, 4 माइनस 0 4, 4 2 जा 8 माइनस 8, 8 माइनस 0 8, 8 3 जा 24, 16 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे डिटरमिनेंट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई मत कर देना, किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के से मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब क्या है, मान लो कि मैंने एक डिटरमिनेंट लिया जिसमें मैंने बोल रहा है कोई भी एक रो, मान लो मैं ये वाली रो लेता हूं, मैंने रो 3 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं रो 3 जो है उसके एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू रो 3। ठीक है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम पूरे में मत मल्टीप्लाई कर देना, जैसे यहां 2 कर दिया, ये मैट्रिक्स है, हमें कोई भी एक रो उठानी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो भाई 1 2 3 4 2 1, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, सारे एलिमेंट्स को किसी एक रो के, तो 2 इंटू 0 0, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखो जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, पहले जो वैल्यू आ रही थी डिटरमिनेंट की वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 आएगा। इसका आंसर 101%। चेक करके देख लो 32 कैसे आएगा। 1 ये गया 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, माइनस 2, ये गया और ये गया, 4 2 जा 8, 8 माइनस 0, ठीक है, दिस इज प्लस का 3, 4 4 जा 16 माइनस 0, ये आ गया 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 8 2 जा 16 माइनस 16, 3 6 जा 18 48, एंड दिस इज 8। ओहो, 8 में से 6 2 और 4 में से 1 गया 3, 32। ठीक है, कितना आ रहा है 32। ये गलती मत करना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो तो जो डिटरमिनेंट की पुरानी वैल्यू थी उसमें भी उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ये हुई हमारी प्रॉपर्टीज का एंड। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चंस ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए और लेक्चर हो जाएगा फिर यहां पर खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा तो करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, if 2x minus 1, this is 4, this is 2,
डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स मत समझना, इज इक्वल्स टू 3 0 2 1, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट? भाई ये मत कर देना 2x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल टू 3/3, 3/2, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। ऑप्शंस 3 2/3 3/2 और -1/4, ठीक है। अब देखो ये अगर आपने ये कर दिया ना कि ये दोनों इक्वल है और 2x विल बी इक्वल टू 3, 2x विल बी इक्वल टू 3, x विल बी इक्वल टू 3/2, ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है क्योंकि ये तो मैट्रिक्स की इक्वालिटी में पढ़ाया था। दिस इज नॉट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नहीं है बच्चे, दिस इज डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, आओ सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4x माइनस 4 1 जा 4, देखो 2 2 जा 4x माइनस 4 1 जा -4, दैट इज +4, ठीक है। 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू 0 0, 4x प्लस 4 इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इज -1, x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4। करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी हमारा करेक्ट है। अगेन बता रहा हूं, अगर ये मैट्रिक्स होता, यानी अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं, मैट्रिक्स बना दूं, तब x की वैल्यू आप वो देते सी रिजल्ट, दैट इज 3/2। अभी ये डिटरमिनेंट है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलो, होप यू विल अंडरस्टैंड। चलो जल्दी करो। सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शंस है इसके -7 7 8 और 10। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 6 0 -1 6 0 -1 214 214 और 113 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर वो कह नहीं रहा कि प्रॉपर्टीज का यूज करो तो सोचेंगे ही नहीं, नॉर्मल तरीके से वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। चलो मैं ले रहा हूं 6 को, ठीक है। 6 ये क्या 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, फिर आ जाएगा अपना 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क नहीं, ये -1 है तो -1, ये गया और ये गया, दैट इज 2 1 जा 2 -1 1 जा 1, ये हो गया 3 -4 -1, दैट इज -6, 2 -1 इज 1 -1, 6 -1 -7, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर। जब तक कहेगा नहीं प्रॉपर्टीज का यूज या हमें लगेगा नहीं तब तक नहीं करेंगे, आंसर नॉर्मल तरीके से देना है, ठीक है। चलो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तुम लोगों के भी आंसर 7 आ गए होंगे, मुझे -7 आ गए होंगे, मुझे पता है, जल्दी से बचा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इस क्वेश्चन में साफ लिख दिया है उसने, यूजिंग द प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इसकी वैल्यू बतानी है, डेट इज 1 2 3 1 1 2 101 102 और 202, इसकी वैल्यू आपको बतानी है प्रॉपर्टीज का यूज करके। अब देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आया, खासकर 12th बोर्ड्स की बात कर रहा हूं और आपने प्रॉपर्टीज का यूज किए बिना डायरेक्ट फर्स्ट रो से सेकंड रो से या थर्ड रो से एक्सपेंड कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर वो बोल रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज तो एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना ही है, ठीक है। अगर उसने लिख दिया यूजिंग द प्रॉपर्टीज तो कम से कम 2 प्रॉपर्टीज का यूज आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप करते हो तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। चलो तो मैं प्रॉपर्टीज का यूज करके करना है, ये बात को ध्यान में रख रहा हूं। तो एक काम करते हैं, ये जो रो 3 है, ये जो रो 3 है ये बहुत ही बड़ी वैल्यूज है कंपेयरिंग टू दिस। तो मैं एक काम करता हूं, रो 3 की जगह हम लिख लेते हैं रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है। रो 3 की जगह हम कर लेते हैं रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ये करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 1 2।
अब ये दोनों तो एज इट इज रही, रो 3 को चेंज करना है, रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। अब देखो रो 3 मतलब 101 माइनस ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस तो सिर्फ 2 बचेगा ना, कोई फायदा तो मिल नहीं रहा, सो 100 टाइम्स ले लें, 100 टाइम्स ले लेते हैं, वो ज्यादा सही है, 100 टाइम्स ऑफ R2 ले लेते हैं, तभी तो वैल्यू छोटी होगी ना यार, 100 टाइम्स ऑफ R2, तो 101 और 100 टाइम्स ऑफ R2 करोगे तो 100 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से चलना है। अब देखो ये करोगे तो 100 टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा 100, 102 में से 100 गया, 102 में से 100 गया, 2 बचा, ठीक है। 100 टाइम्स ऑफ R2, इसका 100 टाइम 200, 202 में से 200 गया तो बचेगा 2। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। मैंने क्या करा, मैंने 100 टाइम्स ऑफ R2 करा है, तो 101 माइनस 100 1, 102 माइनस 100 2, और ये 200 बना, 202 माइनस 202, ठीक है। चलो तो एक प्रॉपर्टी तो हमने ये लगा दी। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, 111 212 322, ठीक है। कम से कम एक प्रॉपर्टी तो और यूज होनी चाहिए, तो एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं जीरो बना देते हैं। जीरो बनाने से फायदा ये होगा कि हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ी बहुत आसान पड़ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, जीरो बन जाएगा अगर मैं रो 2 की जगह, रो 2 की जगह रो 2 माइनस रो 3 कर दो, रो 2 माइनस रो 3 कर दो, रो 2 की जगह, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू, रो 1 तो मेरी 1 2 3 है, रो 1 है मेरी 1 2 3, रो 2 की जगह 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, और 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है। 1 2 2 एज इट इज रहेगा, 1 2 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है ना यूजिंग टू, यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो कम से कम 2 प्रॉपर्टी का यूज तो करना पड़ेगा, 2 प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अब वहां एलिमेंट मोस्टली 0 दिख रहा है, तो आसान हो गया मेरे लिए, ठीक है। कैसे आसान हो गया भाई, मैं सेकंड रो को उससे कर लेता हूं, सेकंड रो के साइन याद होंगे, सेकंड रो का साइन पढ़ाया था माइनस प्लस माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस, तो इससे कर रहा हूं एक्सपेंड, तो माइनस, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0। अब 0 के अंदर कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब प्लस है लेकिन ये माइनस का है, माइनस 1, ये गया ये गया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ठीक है। और फिर से तुम्हारा माइनस 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। ये तो 0 से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, 3 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1, इसका आंसर प्लस 1 आएगा। आप डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते, अगर यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम 2 प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चले आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रूव दैट, विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है दैट डिटरमिनेंट इज 1 1 1 ए बी सी, 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, और सी प्लस बी is equal to 0. One of the most important question, 1 1 1 ABC, B plus C, A plus C, C plus B, इसकी वैल्यू 0 आएगी। बट यू अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो ऊपर पढ़ लेना विदाउट एक्सपेंडिंग है, ये मत करना वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट निकालने लगो कि फर्स्ट रो ले लिया प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हो, नंबर नहीं देगा वो, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब यू कैन ओनली यूज प्रॉपर्टी, ओनली बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको 1 लाना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको 1 लाना है। चलो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक काम ये हो सकता है, 1 1 1 ABC, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ABC ABC ABC, तो क्या करें, हाँ एक काम ये कर सकते हैं हम, कॉलम 3 की जगह
कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करते हैं पहले, ठीक है, यानी कॉलम 3 की जगह कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो ये 1 1 1 कॉलम 1 है एज इट इज, कॉलम 2 है ABC एज इट इज, कॉलम 3 की जगह कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 यानी इसका सम, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा तुम्हारा A प्लस B प्लस C, परफेक्ट, और ये हो जाएगा तुम्हारा, अरे तो C है, ABC गलत तो नहीं लिख लिया मैंने, क्योंकि मुझे यहां भी A प्लस B प्लस C चाहिए। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं भाई। ये है A प्लस B प्लस C, B प्लस C, A प्लस C और C प्लस B, और ये A प्लस B, A प्लस B, A B, क्वेश्चन में ये सही है, A B C ये सही है, और B प्लस C, तो B प्लस C हो गया, यहां A प्लस B, ये A है बेटा, इसको ठीक कर लेना, ये A है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, ये A है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये आ गया हमारा A प्लस B प्लस C, ये आ गया हमारा A प्लस B प्लस C, और ये भी आ जाएगा मेरा A प्लस B प्लस C, ठीक है। LHS ले रहा हूं मैं, LHS लिया है मैंने, ठीक है। चलो, तो पहली प्रॉपर्टी से हमें मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज ये भी होती है, कॉमन बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा है, मैं लिखा है 1 2 3 1 1 6 और 2 3 12, मान लो मेरा एक कोई डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसमें 3 6 12 में इसमें मुझे 3 कॉमन लेना है, ठीक है, तो वो 3 बाहर आ गया, बाकी 1 1 2 2 1 3, देखो ये कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज ऐसे ही है। इसमें से 3 कॉमन लिया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये हम कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टी नंबर 5 है। मैंने बताया ना, स्केलर से मल्टीप्लाई किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में होगा, उसी तरीके से जब कॉमन लेना होता है ना, कॉमन, तो किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो से लेंगे। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5, कि जब किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हो ना, तो किसी एक रो के सारे एलिमेंट में करोगे या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में करोगे, उसी तरीके से जब कुछ कॉमन लोगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से लोगे। अब देखो, यही चीज यहां पर लग रही है, कैसे, अगर मैं इसमें से A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से इस प्रॉपर्टी से A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेता हूं, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेंगे, 1 1 और 1 ABC, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, ये एज इट इज रहेंगे। इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा 1 1 1। ये प्रॉपर्टी लगाई है स्केलर वाली मैंने, कि किसी भी एक रो में से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी, कि अगर कोई भी दो या कोई भी दो रो अगर सेम हो जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू कितनी आएगी, 0। अभी पढ़ाया था शायद थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। ये दो कॉलम हो चुके हैं हमारे सेम, यानी इसका 0 आंसर आएगा, और 0 इंटू समथिंग इज 0। LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके करना था, जो हमने कर दिया है। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, समझ आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी बेटा। जल्दी इसको नोट करेंगे, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, अब एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, वो भी आपका प्रॉपर्टी बेस्ड ही है, क्लैरिटी आ जाएगी। चलो, प्रूव दैट 1 1 1 ABC
एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a minus b, b minus c, c minus a is equals to a minus b, b minus c और c minus a without expanding and by using properties, बिना एक्सपेंडिंग के और आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको करना है। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये, अगर एक्सपेंड नहीं करना तो मैं शुरुआत जो आप सोच रहे हो वो नहीं कर सकता, ये वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट देख लो। प्रॉपर्टीज का यूज करना है तो आइए करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं इस पर फोकस तो कर ही नहीं रहा, ये आरएचएस है, मैं एलएचएस को ले रहा हूं, ठीक है, मैं एलएचएस की बात कर रहा हूं, यानी इस पार्ट की। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं C2 को C2 माइनस C1 कर दूं और C3 को C3 माइनस C1 कर दूं, सोच पा रहे हो आप, अगर ये कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा दिखने लगेगा। C1 में कोई चेंज नहीं है, ये कॉलम 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। दिस इज 1a और a स्क्वायर, 1a और a स्क्वायर। कॉलम 2 में चेंज है कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करना है, यानी दिस माइनस दिस करना है, तो 1 माइनस 1 इज 0, b माइनस a, ओके, दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, परफेक्ट। C3 में C3 माइनस C1 करना है, C3 माइनस C1 करना है, तो 1 माइनस 1, अगेन दिस इज 0, C माइनस a, C माइनस a, और दिस इज C स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या करें सर, अब हम वही अभी जो इससे पहले प्रॉपर्टी यूज करी थी कॉमन वाली, अगर मैं इसमें से किसी भी एक कॉलम, इसमें से b माइनस ए कॉमन निकाल लेता हूं, b माइनस ए कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, और रेड से लिख रहा हूं, देखो ताकि क्लैरिटी आ जाए, इस वाले कॉलम में से c माइनस ए कॉमन निकाल लेता हूं, c माइनस ए कॉमन निकाल लेता हूं। बहुत ही ध्यान से समझना, कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इस वाले कॉलम में से b माइनस ए कॉमन लिया, इसमें से c माइनस ए कॉमन लिया, इधर तो कोई चेंज नहीं आया, ये 1 a और a स्क्वायर ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। इधर क्या हुआ, 0, b माइनस ए बाहर चला गया, 0, इधर से b माइनस ए बाहर चला गया, दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो बना होगा b माइनस ए इंटू b प्लस ए से, तो b माइनस ए कॉमन चला गया, मतलब इधर बचा होगा b प्लस ए, है ना। इधर आ जाओ, 0 तो 0 है ही, c माइनस ए बाहर गया है तो इधर भी 0 बचा, और इसका c माइनस ए जब बाहर करोगे, दिस इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज c माइनस ए और c प्लस ए, तो c माइनस ए बाहर चला गया, अंदर बचेगा c प्लस ए। अब तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट में 0 0 0 ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया, अगर इसको करते हो ना, दिस इज b माइनस ए, दिस इज c माइनस ए, और इसको अगर करते हो तो देखो 0 प्लस 1, ठीक है, ये गया और ये गया, 0 इंटू समथिंग 0, बात समझ में आ रही है भाई, प्लस 1 से कर रहा हूं, प्लस 1, ये गया और ये गया, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस 0 इंटू समथिंग इज 0, ठीक है, ये तो सभी 0 बन जाएगा, प्लस 1, 1a स्क्वायर b प्लस ए, ये तो सभी 0 बनना है, b है 1 0 0, 1 इंटू a स्क्वायर, ठीक है, 0 0 b प्लस ए, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहां पर, मैंने b माइनस ए कॉमन लिया, तो b माइनस ए कॉमन चला गया, सही है, b माइनस ए कॉमन चला गया, 0 0, इधर b प्लस ए बचा, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है यार, a प्लस सी, सही है, प्लस 1, ये तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी यार, प्लस 1 ये गया और ये गया, दिस इज 0, दिस इज 0, सही है, फिर 0 0 से तो कुछ भी हो जाए 1, इसका तो आंसर 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, तो इंटू दिस और 1, b माइनस ए और c माइनस ए, a माइनस b कहां गायब हो गया,
ए माइनस बी कहाँ, या तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ए माइनस बी नहीं है, सिर्फ इतना ही होगा कि बी माइनस है और सी माइनस है। चेक करते हैं, चलो एक बार क्वेश्चन में रीचेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन रीचेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है यार, क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। अगर क्वेश्चन ठीक है तो हमसे गलती क्या हो रही है, हमसे गलती क्या हो रही है भाई, कुछ तो हो गया गलत, क्योंकि क्वेश्चन तो सही है। ये सही है, ये सही है। मैंने बी माइनस से कॉमन लिया, इधर से कॉमन लिया, बी प्लस से बचा सी प्लस से। ओ ओ ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो भाई कॉमन लिया है ना, कॉमन लिया है तो ये 0 0 कहां से बच गया, यहां से बी माइनस से कॉमन लोगे तो ये 1 बचेगा, सी माइनस से कॉमन लोगे तो 1 बचेगा। अब ठीक है, ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू देखते हैं, डेट इज +1, और ये गया और ये गया, सी प्लस ए +1 यानी सी प्लस ए, और फिर बी प्लस ए, ये हो गया हमारा बी प्लस ए, और ये हो गया सी इंटू बी सी बी, सी इंटू ए सी, और ए इंटू बी ए बी, और ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया ए माइनस बी, सही है। तो यहां से माइनस एडजस्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसका माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा ना, ये देख पा रहे हो, उसको तो करने की जरूरत नहीं है। ये बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए आया ना, तो 1 की जगह आ जाएगा मेरा बी प्लस ए और सी प्लस ए। ठीक है, अब ये बी माइनस ए, बी प्लस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए, माइनस एडजस्ट हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगी, तो वो गलती हो रही थी 1 1 वाली। ठीक, तो ऐसे हम प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इसमें क्लैरिटी आ गई होगी, डिटरमिनेंट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक लेक्चर डिटरमिनेंट का हमें और चाहिए, वो भी थोड़ा लंबा ही खींचना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा डिटरमिनेंट भी हो जाएगा एंड, और ये 2 चैप्टर फिर हमारे मैथमेटिक्स से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के साथ बता दूं, इन वीडियोस का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा, फुल सिलेबस है, और एक लेवल सेट है कि हाँ इतना इस लेवल तक का, एडवांस लेवल तक का पढ़ाना है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए, और मुझे लग रहा है बाकी टीचर्स भी ऐसी मेहनत कर रहे होंगे, इसी लेवल का पढ़ा रहे होंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डाउट ज्यादा आ रहे हैं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और चाहिए, तो हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, यू कैन परचेज देम, दोनों ही मोड्स में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ सिलेबस तो पूरा आपको कराया जाएगा और कराया जा रहा है। ओके, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा।